केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव में राधा नाम की एक सुंदर कन्या रहा करती थी। वह दिन भर अपनी सखी आरती के साथ खेतों में काम किया करती थी। चल राधा, आज तो सूरज भी हमसे पहले घर चला गया। हाँ, माँ ने कहा था देर मत करना, आज कोई मेहमान आ रहे हैं शायद। जैसे ही राधा अपने घर पहुंची, उसके पिता सुखदेव ने उसे आवाज दी। बेटा राधा, हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। तुम्हें देखने के लिए दूसरे गांव के चौधरी रतन सिंह अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। बेटा, मैंने विवाह के बाद उनके बेटे के साथ चलाई है। बढ़िया से तैयार हो जाओ, है ना? यह सुनकर राधा कांप उठी। वह बिना कुछ कहे अपनी सखी आरती के साथ एक कमरे में चली गई। चल जल्दी तैयार हो जा, आज तो तेरे होने वाले सास ससुर तुझे देखने आ रहे हैं। मैंने सुना है रिश्ते वाले एक एक बात पर बारीकी से नजर रखते हैं। धत तेरी की, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सब तजुर्बा हो। तभी राधा की माँ बिंदिया कमरे में आ गई। चल राधा, चौधरी जी अपने पत्नी के साथ दूसरे कक्ष में बैठे हैं, तुम्हारे पिताजी भी वही हैं। राधा एक थाली में मिट्टी के गिलास में पानी लेकर वहां पहुंची। चौधरी की पत्नी ने राधा को देखते ही सुखदेव से कहा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद आई, मैं इसे अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ। तो बात खत्म करो भाई। भाई, हमारे घर के सारे फैसले हमारी पत्नी ही लेती हैं। अगले ही पल राधा की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। वह घूरती हुई बोली, दफा हो जाओ, मैं पहले से ही विवाहित हूँ और एक शादीशुदा स्त्री कभी किसी और पुरुष से विवाह करने की सोच भी नहीं सकती। यह सुनकर चौधरी और उसकी पत्नी चौंक गए। राधा, ये क्या बदतमीजी है? पर राधा कुछ नहीं बोली। वह पायल खनखनाते हुए क्रोध में दूसरे कक्ष में चली गई। वहां पहुंचते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। इधर चौधरी गुस्से से बोला, अरे तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो। तुम्हारी पुत्री पहले से ही विवाहित है। चौधरी जी क्षमा कर दीजिए। न जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। सारा गांव जानता है कि राधा अभी कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ है। अगर कुंवारी है तो और भी शर्म की बात है। इसमें लाज शर्म नाम की कोई चीज नहीं, हमें ऐसे परिवार में रिश्ता नहीं जोड़ना। इतना कहकर चौधरी और उसकी पत्नी वहां से चले। सुखदेव गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, अरे आखिर हुआ क्या है? मुझे राधा से ऐसी उम्मीद तो ना थी। बिंदिया दौड़ती हुई राधा के कमरे में गई। वहां राधा बेहोश पड़ी थी। राधा, क्या हुआ बेटी, होश में आओ। बिंदिया ने आरती से पूछा, क्या हुआ है इसे? पता नहीं माँ जी, बस अचानक कमरे में आकर गिर गई। राधा बेहोश की हालत में थी। उसकी आत्मा कहीं और भटक रही थी। उसे अपने अंतर मन की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। अगले ही पल राधा की आंख एक सुंदर नदी किनारे जंगल में खुली। राधा ने देखा कि नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नाव खड़ी थी। राजा उस सुंदर जंगल को देखकर अपने आप से बोली, मैं तो अपने घर पर थी कुछ देर पहले और माँ की आवाज मुझे गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अचानक से मैं यहाँ पर कैसे आ गई? तभी राधा के कानों में किसी पुरुष की आवाज टकराई जो उसे पुकार रहा था। राधा, मेरी आवाज की दिशा की ओर बढ़ती हुई चली आओ। आओ। राधा वह आवाज सुनकर डर गई। आवाज दोबारा उसके कानों में टकराई। डरो मत राधा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना जाने क्यों इस बार की आवाज से राधा के मन का डर दूर हो गया और वो आवाज उसे काफी जानी पहचानी महसूस हुई। राधा आवाज की दिशा में घनी झाड़ियों को पार करती हुई जंगल में बढ़ने लगी। कुछ देर बाद राधा एक बहुत ही विशाल खंडहर के सामने रुक गई, जिसके सामने एक बड़ा ही सुंदर झरना बह रहा था। आसपास का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। यह तो बहुत ही सुंदर जगह है, ऐसा लग रहा है मानो ये पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं। तभी राधा के कानों में दोबारा आवाज टकराई। राधा, खंडहर के अंदर आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। राधा खंडहर के अंदर प्रवेश कर गई। उसके सामने एक सुंदर पुरुष पत्थर का बना खड़ा था। उस सुंदर पुरुष को देखकर राधा को ना जाने क्यों ऐसा लगने लगा जैसे कि उसका उस पुरुष से जन्मों जन्म का कोई रिश्ता हो। राधा उस पत्थर के पुरुष की ओर बहुत ही गौर से देखने लगी। तभी उस पत्थर की मूर्ति से आवाज आई,
मुझे ऐसे मत देखो राधा, तुम्हारा और मेरा तो जन्म जन्म का रिश्ता है। मुझे ढूंढो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक नाविक हूं, सोनपुर का रहने वाला। कितनी विचित्र बात है, उस समय भी तुम्हारा नाम राधा ही था। तुम हर जन्म में मेरी ही राधा हो। अचानक से राधा को वहां सब कुछ घूमता हुआ महसूस होने लगा। अगले ही पल राधा लंबी लंबी और गहरी सांसें लेते हुए उठकर बैठ गई। राधा अपने कक्ष में थी, जहां पर उसके पिता, उसकी माँ और उसकी सखी आरती उसे घूर रहे थे। राधा, तुझे क्या हुआ था? हम तो बुरी तरह से डर गए थे। मुझे नहीं पता, मुझे केवल चक्कर आ गए, सुखदेव गुस्से से बोला। अरे तुमने मेरी नाक कटा दी राधा। अरे भाई, तुमने क्यों कहा चौधरी रतन सिंह और उसकी पत्नी से कि तुम विवाहित हो? अरे तुम तो अभी तक कुंवारी हो ना। मैंने ये कब कहा? मुझे कुछ भी याद नहीं। अरे लगता है कि इसका दिमाग खराब हो चुका है। इसे किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाओ, पगला गई है। पिताजी, बेहोशी की हालत में मैंने एक बहुत ही विचित्र सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक सुंदर जंगल में खड़ी हूँ और उस सुंदर जंगल के अंदर एक खंडहर भी है। उस खंडहर के अंदर एक सुंदर पुरुष की मूर्ति बनी हुई थी। वह मूर्ति मुझसे बात कर रही थी। पिताजी, उसने कहा कि वह एक नाविक है। उसने कहा कि मेरा और उसका जन्म जन्म का रिश्ता है। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं हकीकत में उस जगह पर मौजूद हूँ। यह सुनकर सुखदेव बुरी तरह से क्रोधित हो गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। राधा रोते हुए अपनी माँ से बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही माँ। राधा, आज की तुम्हारी हरकत से पिताजी वैसे भी बहुत गुस्से में हैं। ऊपर से तुम उन्हें उल्टी सीधी कहानियां मत सुनाओ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। राधा अपनी सखी से बोली, तुम तो मेरी बात पर विश्वास करो। तुम तो मेरी बचपन की सखी हो। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलती। हो सकता है तुम सच बोल रही हो, लेकिन अभी ये समय बात करने का नहीं है। हम कल इस बारे में बात करेंगे। इतना बोलकर आरती वहां से चली गई। उस रात के बाद राधा को वही सपना बार बार आने लगा। हर रात वही पत्थर, वही जंगल, वही गुजरती आवाज, और हर सुबह राधा का चेहरा थोड़ा और पीला पड़ता गया। सोनिया जी, राधा को देखिए जरा, चेहरा जैसे सफेद हो गया है, जैसे कोई डर उसके भीतर जम गया हो। हाँ बिंदिया, अब लगने लगा है कि राधा जो कह रही है वो झूठ नहीं हो सकता। कोई तो बात है। औरत का मन कभी कभी सच को पहले जान लेता है। राधा की माँ राधा से बोली, अगर तू विवाह नहीं करना चाहती तो मत कर, हमें कोई जल्दी नहीं है, पर अपने आप को यूं मत खो। माँ, क्यों आ रहा है ये सपना बार बार? क्यों कोई गूंजता है मेरे नाम को लेकर? राधा, राधा, आखिर क्यों? उस दिन राधा ने अपनी सहेली आरती को घर बुलाया। आरती, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा मन समझती हो। मैं तुझसे सच कह रही हूँ कि वही सपना मुझे फिर आया। बार बार वही गूंज, और ना जाने क्यों लगता है कि उस पत्थर के नाविक से मेरा जन्मों जन्म का कोई रिश्ता है। राधा, तेरे माता पिता बहुत चिंता में हैं। आरती, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, ये सपना झूठ नहीं है, कोई बात जरूर है। आरती गहरे सोच में डूब गई। कुछ देर बाद वह बोली, हाथ पर हाथ रखकर कुछ नहीं होगा राधा। अगर तेरा सपना सच है तो उस सपने में जो पत्थर का नाविक खुद को सोनापुर गांव का बता रहा है, अगर वो गांव वास्तव में इस संसार में कहीं मौजूद है तो हाँ, मैं मान लूंगी कि तेरे सपने का तुझसे कोई गहरा संबंध है। उसी शाम जब सुखदेव घर आया तो आरती ने उससे पूछा, चाचा जी, एक बात पूछूं, क्या आपने कभी सोनापुर गांव का नाम सुना है? सोनापुर? हाँ, वो गांव तो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, नदी के किनारे बसा है। यह सुनकर आरती चुप हो गई और राधा के पास जाकर धीमे स्वर में बोली, राधा, तू सच कह रही थी। सोनापुर गांव वास्तव में है। इसका मतलब तेरा सपना तेरे जीवन से सच में जुड़ा हो सकता है। उस रात राधा को एक नया सपना आया। इस बार वह सोनापुर गांव की एक झलक दिख रही थी। एक नदी थी और उसके किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी। झोपड़ी के अंदर एक वृद्धा अकेली बैठी थी। वह रो रही थी और आटे से रोटियां बना रही थी, लेकिन उसके आंसू रोटियों में गिर रहे थे। राधा की नींद टूट गई।
अगले ही दिन उसने आरती को फिर बुलाया और सब कुछ बताया। आरती, इस बार सपना अलग था। उस गांव की झलक मिली और एक वृद्धा देखी जो रोते हुए अकेली रोटियां बना रही थी। तो फिर तुझे उस गांव जाना ही पड़ेगा, लेकिन पहले अपने माता पिता से पूछ ले। राधा ने अपनी माँ और पिता सुखदेव से अनुमति मांगी। बाबा, मैं जानती हूँ आप डरते हैं, लेकिन अब ये सपना मेरी नींद ही नहीं, मेरा चैन भी छीन रहा है। अगर मैं सोनापुर जाऊं और कुछ भी ना निकले तो मैं लौट आऊंगी, लेकिन अगर कुछ निकला तो शायद ये सपना मुझे सताना बंद कर दे। देखो राधा, यह सब मुझे भ्रम लगता है, पर तेरी आंखों में जो बेचैनी है बेटा वो मैं समझता हूं। अगर तुझे यकीन है तो जा, लेकिन आरती तेरे साथ होगी, ठीक है ना? हाँ, हम तुझे अकेले नहीं भेजेंगे, और ध्यान रखना अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत लौट आना। अगले दिन सुबह के समय राधा और आरती सोनापुर गांव के लिए रवाना हो गई। दोपहर तक राधा और आरती सोनापुर गांव में खड़ी हुई थी। राधा सोनापुर गांव में पहुंचकर इधर उधर झोपड़ी को तलाशने लगी, लेकिन उसे झोपड़ी कहीं नहीं दिखाई दी। तुम्हें सपने में झोपड़ी कैसे दिखाई दी थी? सपने में तो मुझे झोपड़ी एकांत में दिखाई दी थी, लेकिन सोनापुर गांव में तो मुझे सपने में दिखने वाली झोपड़ी कहीं नहीं नजर आ रही है। राधा एक बच्चे को बुलाती है और कहती है, यहाँ पर कोई ऐसी झोपड़ी हो जो नदी के किनारे बनी हो और जहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती हो। अच्छा, तो तुम उस नाविक की माँ के बारे में बात कर रही हो, जो दिन भर नदी के किनारे नाव को खड़ी हुई घूरती रहती है, ये सोच कर कि उसका बेटा और बहू वापस आएंगे। अरे वो तो पागल है, क्योंकि पिताजी बता रहे थे कि वो नाविक तो बरसों पहले ही लापता हो गया था और उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते ही दम तोड़ गई थी, मतलब मर गई थी। लेकिन वो बूढ़ी औरत अभी तक अपने बहू और बेटे की मौत पर विश्वास नहीं करती। सुनो, यहाँ से ना सीधे चलते हुए चले जाओ तो उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी नजर आ जाएगी। इतना बोलकर बच्चा चला गया। इसका मतलब तेरे सपने का संबंध तेरे जीवन से जरूर है। चल चल चलकर देखते हैं। कुछ देर बाद राधा और आरती एक झोपड़ी के अंदर थीं, जहां एक बूढ़ी औरत रोटियां बना रही थी। बूढ़ी औरत को देखकर राधा तुरंत आरती से बोली, आरती, यही वो औरत है जो मुझे कल रात सपने में दिखाई दी थी। बूढ़ी औरत की नजर जैसे ही राधा पर पड़ी, वह तुरंत अपने आंसू पोंछकर खुशी से चहकते हुए बोली, बिटिया तू आ गई। मुझे विश्वास था कि मेरी बहू जरूर लौटेगी। सबने माना कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को पागल नहीं माना। मुझे भगवान पर पक्का विश्वास था। तू आ गई है तो मेरा बेटा भी जरूर आएगा। ये सुनकर राधा और आरती चौंक गई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपकी बहू नहीं हूँ। सच तो ये है कि मैं तो अपने सपनों को तलाशते तलाशते यहाँ तक पहुंची हूँ। इतना कहकर राधा अपने सपने के बारे में सारी घटनाएं बताती बोलती, कल रात तुम मुझे सपने में दिखाई दी। वो सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक आई हूँ, ये पता करने के लिए कि आखिर मुझे वो सपना बार बार क्यों आ रहा है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक पुराने संदूक के पास जाकर एक ही बनी हुई तस्वीर निकाल कर बोली, को गौर से देख। क्या यही वो नाविक तुझे याद आ रहा है जो पत्थर का बना हुआ दिखाई देता है? हाँ, यही वो लड़का है जो कि पत्थर का बना हुआ है। वह तेरा पति है पगली। यह बात अलग है कि तुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने तुझे इन्हीं हाथों से चिता दी थी, लेकिन मुझे विश्वास था कि तू जरूर लौट कर आएगी। तू भले ही दूसरे की कोख में जन्म लेकर आई हो, लेकिन तू आई। तभी राधा को चक्कर आने लगे और वो बेहोशी की गहराइयों में समा गई। उसकी आंखों के सामने बहुत पुराने समय के चर्चित दृश्य चलने लगे। आदित्य नदी के किनारे अपनी नाव बांध रहा था कि तभी एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, ए आदित्य भाई, तुम्हारी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तुम उसे किसी अच्छे वैद्य को क्यों नहीं दिखाते हो? हाँ, मैं लगभग सभी वैद्य को दिखा चुका हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज मैं अपने गांव के सबसे ऊंचे वैद्य को दिखाऊंगा। कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्ञान है।
इतना कहकर आदित्य अपने घर चला गया।